श्रेया फोन पर बात करते हुए चल रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। उसे अपने कान के ठीक पीछे किसी के गुर्राने की धीमी सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई श्रेया के ठीक पीछे खड़ा हो और उसका चेहरा श्रेया के कान के पास हो, जैसे कोई उसके गर्दन के पास आकर उसे सूंघने की कोशिश कर रहा हो। अभी रात के करीब 9 बज रहे थे। पूनम की रात थी तो चांद की रोशनी शहर में पूरी तरह से फैली हुई थी। ठंड का मौसम था और देहरादून में स्नोफॉल हो रहा था, जिससे वहां की सड़क पर भी बर्फ बिखरा हुआ था। ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे सड़क के दोनों तरफ लगे पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी। सड़क के एक तरफ घना जंगल था और दूसरी तरफ कुछ पेड़ के आगे एक नदी बह रही थी। उस नदी के बहने की आवाज वहां को खामोशी को तोड़ रही थी। उस सन्नाटे में एक लड़की की बेपरवाह आवाज सुनाई देती, सिस्टर आप बेवजह परेशान हो रही हैं, मैं बस शहर पहुंचने ही वाली हूँ। उस रोड पर एक लड़की फोन में बात करते हुए चल रही थी। उसने एक लॉन्ग येलो कुर्ती और जीन्स पहन रखा था। उस लड़की का रंग गोरा था और उसके हल्के कर्ली बाल थे। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 5 इंच रही होगी और उसका छोटा सा चेहरा बड़ा ही प्यारा लग रहा था। वो लड़की बहुत क्यूट सा फेस बनाकर अपने फोन में कॉल करने वाले की बातें सुन रही थी। ये लड़की श्रेया है। उस लड़की के फोन से एक औरत की आवाज सुनाई देती, श्रेया तुम इतनी रात को उस अकेले सुनसान सड़क से क्यों जा रही हो? वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। श्रेया उस औरत को समझाते हुए कहती, सिस्टर मैं जानबूझकर ऐसे नहीं जा रही हूँ। शहर से 1 किलोमीटर पहले मेरी बस खराब हो गई। अब सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए पूरी रात वेट करती क्या? मैंने कंडक्टर से रास्ता पूछा और आगे बढ़ गई। आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ही देर में शहर पहुंच जाऊंगी और वैसे भी मुझे इन सब से डर नहीं लगता। वो औरत परेशान होकर फोन में कहती, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ क्योंकि तुम्हें डर नहीं लगता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि तुम एक लड़की हो और तुम्हारा इतनी रात को अकेले ऐसे सुनसान सड़क पर होना अच्छी बात नहीं है। श्रेया परेशान होकर अपनी आंखें बंद कर लेती और एक गहरी सांस लेकर कहती, सिस्टर आप बेवजह ही इतनी परेशान हो रही हैं। ऐसा श्रेया इतना ही कह पाई थी, तभी उसे एहसास होता है कि उसका फोन कट चुका है। वो कंफ्यूज होकर अपना फोन देखते और खुद से कहती है, बस यही बाकी रह गया था, अब नेटवर्क भी चला गया। श्रेया अपना सर हिलाती और आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस सड़क पर उसके अलावा कोई और भी है। श्रेया क्यूरियस होकर अपने आसपास देखने लगती है, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। वो फिर से आगे बढ़ जाती है। श्रेया कुछ ही कदम चल पाई थी, तभी उसे एहसास होता है कि कोई बड़ी तेजी से उसके पीछे से गुजरकर निकला हो। श्रेया फौरन पीछे मुड़कर देखती, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। वो कंफ्यूज होकर अपने आसपास देख ही रही थी, तभी फिर से उसके पीछे से कोई बिजली की स्पीड से गुजर जाता है। श्रेया को समझ आ जाता है कि ये उसका वहम नहीं है, यहाँ सच में कोई गड़बड़ जरूर है। वो अपने आसपास देखते हुए कहते, देखो तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ। श्रेया के सामने कोई नहीं आता। श्रेया क्यूट सा फेस बनाकर कहती, देखो अगर तुम कोई आत्मा हो तो भी कोई बात नहीं है, तुम सामने आ सकते हो। वो क्या है ना कि मैं आत्माओं को देख सकती हूँ और मुझे उनसे डर भी नहीं लगता है। श्रेया ने इतना ही कहा था, तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास होता है। उसे अपने कान के ठीक पीछे किसी के गुर्राने की धीमी सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई श्रेया के ठीक पीछे खड़ा हो और उसका चेहरा श्रेया के कान के पास हो। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि श्रेया को थोड़ा डर लग रहा था और वो पीछे नहीं मुड़ पा रही थी। तभी उसके गर्दन के पास किसी की जोर से सांस खींचने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसके गर्दन के पास आकर उसे सूंघने की कोशिश कर रहा हो। श्रेया समझ नहीं पा रही थी ये सब सच है या फिर उसका भ्रम, लेकिन जो भी था अब उसे डर लग रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसके पीछे उससे लगकर कोई खड़ा था और अजीब सी धीमी आवाज निकाल रहा है। श्रेया एक गहरी सांस लेती और एक झटके में पीछे मुड़ जाती है। वहां से उसे कोई फिर से नहीं दिखाई पड़ता। वो कुछ सोचते हुए खुद से कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? मैं क्या जागते हुए भी सपना ही देख रही हूँ? श्रेया सड़क के मोड़ के पास खड़े होकर ये सोच ही रही थी, तभी उसे कार के हॉर्न की तेज आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल उस मोड़ से बहुत ही स्पीड में चलती हुई कार उसके सामने आ जाती है। कार तेजी से बढ़ते हुए श्रेया की तरफ आती है। जैसे ही वो श्रेया को हिट करने वाली होती है, श्रेया चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है।
अगले ही पल वो कार श्रेया के बिल्कुल नजदीक से निकलकर 90 डिग्री घूमते हुए नदी की तरफ बढ़ जाती है। श्रेया खुद को जिंदा पाकर फौरन अपनी आंखें खोलती है और उसकी नजर उस कार पर जाती है। साफ समझ में आ रहा था कि कार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ये देखकर श्रेया बहुत घबरा जाती है। वो कार नदी के किनारे पहुंचकर उसमें गिरने ही वाली होती है। तभी श्रेया अपना हाथ उस कार की तरफ बढ़ाकर जोर से कहती है, नो। ये बस श्रेया का एक रिएक्शन था, लेकिन उसके ऐसा करते ही वो कार 2-3 पलटी खाकर वहीं गिर जाती है। ऐसा होते ही श्रेया अपना हाथ पकड़कर दर्द से चीख पड़ती और अपने घुटने के बल वहीं पर बैठ जाती है। अब उसके पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, खासकर उसके हाथों में। श्रेया रोड पर इसी तरह बैठी थी, लेकिन तभी उसकी नजर उस कार पर पड़ती है जिसमें अब आग लग गई थी। उसे देखकर श्रेया को कार में बैठे इंसान की चिंता होने लगती है और वो भागते हुए उस कार के पास जाती है। कार अभी भी पलटी हुई थी। श्रेया वहां जाकर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करती, लेकिन वो लॉक था। वो कार के अंदर नहीं देख पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो परेशान होकर अपने आसपास देखती है। उसकी नजर पास पड़े एक पत्थर पर जाती है। श्रेया उस पत्थर को उठाकर कार का कांच फोड़ देती है और अपना हाथ अंदर डालकर कार का दरवाजा खोलती है। कार के अंदर एक आदमी बेहोश था। उस आदमी की बॉडी के साथ साथ उसका चेहरा भी खून से सना हुआ था। ये देखकर श्रेया और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो उस आदमी को हिलाते हुए कहती, सर, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? क्या आप ठीक हैं? वो आदमी श्रेया की बातों पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। श्रेया देखती है कि उस कार में लगी आग बढ़ती जा रही है। श्रेया किसी तरह से उस आदमी की कार से उसे बाहर निकालती है। श्रेया उसे जगाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी बेहोश था। अब कार बुरी तरह से जलने लगती है। उस आदमी की हाइट लगभग 6 फीट थी और उसका फिजिक भी अच्छा खासा था। श्रेया के लिए उसे वहां से ले जाना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी वो उस आदमी को घसीटते हुए कार से थोड़ी दूर लाकर एक पेड़ से टिका देती है और खुद उसके पास बैठकर उसे चेक करने लगती है। श्रेया यह भी कर ही रही थी, तभी वो कार एक जोर की आवाज के साथ ब्लास्ट हो जाती है। इस आवाज को सुनकर श्रेया इतना ज्यादा डर जाती है कि अपना चेहरा उस बेहोश आदमी के सीने में छुपा लेती है। उस ब्लास्ट की आवाज सुनकर वो आदमी एक पल के लिए होश में आता है। उसे अपने सीने में कुछ महसूस होता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। उसी वक्त वहाँ एक स्कूटी आकर रुकती है। उस स्कूटी की आवाज से श्रेया होश में आती है और उस आदमी से अलग होकर उस आवाज की तरफ देखती है। उस स्कूटी से 23-24 साल का एक लड़का उतरता है और भागते हुए श्रेया के पास आ जाता है। वो लड़का उस बेहोश को देखते हुए कहता है, ओ माय गॉड रेयान सर, इन्हें क्या हुआ है? उस लड़के की बात को सुनकर उसे श्रेया घूरते हुए कहती, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? वहाँ कार जल रही है, यहाँ ये बेहोश पड़े हैं, तो एक्सीडेंट ही हुआ होगा ना। वो लड़का अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे? श्रेया कहती, तुम कौन हो और क्या तुम इन्हें जानते हो? वो लड़का हैरान होकर कहता, क्या बात कर रही हो? क्या तुम इन्हें नहीं जानती? श्रेया चिढ़कर कहती, ये क्या देश की पीएम है जिन्हें सब जानते हैं? बकवास बंद करो और सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दो। वो लड़का अपना मुंह बनाकर कहता, मेरा नाम यश है और ये मेरे रेयान सर हैं, मेरे बॉस। ये कहकर यश अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगता है। ये देखकर श्रेया कहती है, अब तुम क्या कर रहे हो? यश कहता है, एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ, इनकी हालत बहुत खराब लग रही है, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। श्रेया कहती है, एग्जैक्टली, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, हम एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते। ये कहकर श्रेया यश की स्कूटी को देखने लगती है। यश श्रेया को शक भरी नजरों से देखते हुए घबराकर कहता, देखो, तुम जो सोच रही हो वो नहीं हो सकता। श्रेया अपनी जगह से उठकर कहती, इनकी पल्स डाउन होती जा रही है, हमें जल्दी करना होगा। कुछ ही देर के बाद यश और श्रेया उस स्कूटी से रियांश को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह रियांश हॉस्पिटल में अपने बेड पर बेहोश पड़ा था और उसके पास बहुत से मेडिकल इक्विपमेंट थे जो उनकी बॉडी में लगे हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन कुछ देर बाद उसके पल्स और हार्ट बीट तेज होने लगते हैं जो पास रखे मॉनिटर पर साफ साफ देखे जा सकते थे। इसके बाद उसकी आंखों में कुछ हलचल होने लगती है। रियांश अपने सपने में कल रात का इंसिडेंट देख रहा था। वो देखता है कि रात में वो अपनी कार ड्राइव कर रहा था। हमेशा की तरह कार की स्पीड बहुत तेज थी और उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था। रियांश बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने रोड को देखते हुए ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक से उसे अपने कार के सामने से कोई चीज तेजी से गुजरती दिखाई देती है।
रियांस को समझ नहीं आता कि वो चीज आखिर है क्या। वो इस बात को नोटिस तो करता है लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले ही पल उसे अपने कार में किसी की धीमी आवाज में गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। रियांस पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। रियांस अपनी सख्त आवाज में खुद से कहता, लगता है मुझे नींद की जरूरत है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, और मुझे तुम्हारी। ये आवाज रियांस ने बिल्कुल साफ साफ सुनी थी, जो उसके ठीक पीछे से आई थी। वो फौरन पीछे मुड़कर देखता है और तभी उसकी कार की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। रियांस सामने देखता है तो वहाँ एक मोड़ आ गया था। वो अपनी स्टीयरिंग घुमा देता है और कार उस टर्न से मुड़ जाती है। कार के मुड़ते ही रियांस देखता है कि उसके ठीक सामने एक लड़की खड़ी है। वो फौरन अपनी कार की स्टीयरिंग फिर से घुमा देता है। उसकी कार नदी की तरफ बढ़ जाती है और फिर उसे अपने आसपास सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है। ये देखते ही रियांस की आंखें खुल जाती है। कुछ ही देर के बाद रियांस अपने बेड पर पीछे टिक कर बैठा था। वहाँ डॉक्टरों का पूरा स्टाफ बहुत डरते हुए उसका चेकअप कर रहा था। रियांस के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। उसका चेकअप करके डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और वो उस रूम में अकेला रह जाता है। कुछ देर के बाद ही उसके रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। रियांस अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कम इन। सूट बूट पहना एक लंबा चौड़ा आदमी चेहरे पर नर्वसनेस लिए रूम के अंदर आता है। ये रियांस का पीए मनीष है। मनीष रियांस के बेड के पास आकर कहता, सर अब आपको कैसा लग रहा है? रियांस सख्ती के साथ कहता, जो काम तुम्हें दिया था वो पूरा हुआ? मनीष अपनी नर्वसनेस छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहता, सर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो आधा ही सच है। युवराज और सुहानी दीवान इंडिया नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर रियांस के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, तो आधा सच क्या है? मनीष कहता, सर युवराज दीवान का इकलौता बेटा विराज दीवान 21 साल बाद वापस इंडिया आ रहा है। इस बार रियांस की आंखें और भी ज्यादा कठोर हो जाती है। वो मनीष को घूर कर कहता है, और? मनीष रियांस से डरते हुए कहता है, सर वो शिमला नहीं देहरादून आ रहा है। रियांस के चेहरे पर अब गुस्से के भाव आ जाते हैं और वो अपने सामने देखते हुए कहता, विराज दीवान। रियांस के चेहरे के गुस्से को देखकर मनीष की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना वो रियांस के कहे बिना वहां से जा सकता था और ना ही उससे वहां अब रुका जा रहा था। रियांस कुछ सोचकर कहता, मुझे यहाँ लेकर कौन आया? मनीष कहता, सर आपको 2 लोग यहाँ लेकर आए थे। एक तो हमारे ही ऑफिस का एम्प्लॉय यश श्रीवास्तव है, और ये कहते मनीष चुप हो जाता। और रियांस से घूरते हुए कहता है। मनीष आगे कहता, कोई लड़की थी, यश ने बताया कि उसी ने आपको कार से बाहर निकालकर आपकी जान बचाई थी। रियांस कहता, वो लड़की कौन है? मनीष कहता, सर पता नहीं वो कौन है, आपको यश के साथ यहाँ छोड़कर वो फौरन चली गई। रियांस हाँ में अपना सर हिलाकर कहता, ठीक है तुम जा सकते हो। ये सुनकर मनीष अब चैन की सांस लेता और वहां से तुरंत चला जाता है। मनीष के वहां से जाने के बाद रियांस रात के उस इंसिडेंट को याद करने लगता है। कल रात वो एक लड़की का एक्सीडेंट करते करते बचा था। बेहोशी में भी उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी, और कार ब्लास्ट के दौरान जब उसे एक पल के लिए होश आया था तब भी उसे किसी के करीब होने का एहसास हुआ था। कुछ देर ये सोचने के बाद रियांस अपना सर झटक कर उन ख्यालों को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करता है। इधर श्रेया अपने हॉस्टल रूम में आराम से सो रही थी। दिन चढ़ने लगा था और उसके रूम की खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आ रही थी। श्रेया का चेहरा बिल्कुल शांत था। तभी उसकी आंखों के सामने कल रात का सीन चलने लगता है। उस रात के विजुअल्स आने पर श्रेया के शांत चेहरे पर अब बेचैनी के भाव आने लगते हैं। श्रेया का अपने पीछे किसी को महसूस करना, उस कार का तेजी से श्रेया की तरफ आना और उस लड़के का एक्सीडेंट, एक के बाद एक करके ये सीन श्रेया के दिमाग में किसी मूवी की तरह चल रही थी। तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो एक झटके के साथ उठकर बैठ जाती है। श्रेया घबराते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी और उसके माथे पर पसीने आ गए थे। वो अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे पर रखते हुए कहती, थैंक गॉड कि वो एक सपना था। जैसे ही श्रेया की बात पूरी होती उसके दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आती है। श्रेया दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, मुझसे कौन मिलने आया है? यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं। ये कहकर श्रेया बेड से उठ जाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजा खोलने पर वो देखती कि उसके सामने लगभग उसी की उम्र की एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की एक स्माइल के साथ कहती, हाय आई एम नेहा, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ।
श्रेया को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए उस लड़की को जवाब देती, हेलो नेहा, मैं श्रेया। नेहा कहती, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? श्रेया का मूड इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो नेहा को मना नहीं कर पाती और दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने का इशारा करती। नेहा वहाँ एक चेयर पर बैठकर कहती, तो तुम कहाँ से आई हो? मेरा मतलब तुम्हारा घर कहाँ है? श्रेया कहती, मैं मनाली से यहाँ आई हूँ, मैं वहाँ के ऑर्फनेज में रहती थी। ऑर्फनेज सुनकर नेहा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो श्रेया से कहती, तो तुम्हारे पेरेंट्स? श्रेया थोड़ी मायूसी के साथ कहती, वो अब इस दुनिया में नहीं है। नेहा भी थोड़ी मायूस हो जाती और आगे कुछ नहीं कहती। तभी श्रेया को कल रात की बात याद आती और वो नेहा से कहती, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? नेहा बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला देती। श्रेया कहती, शहर के ठीक बाहर जो नदी है वो। श्रेया ने अभी इतना ही कहा था, तभी नेहा उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, उस नदी का तो नाम भी मत लो। नेहा की बात सुनकर श्रेया चौंक जाती और कहती, क्यों? नेहा थोड़ा घबराती हुई कहती, वो जगह अब ठीक नहीं है। आजकल रात में अक्सर वहाँ एक्सीडेंट होने लगे हैं और वो एक्सीडेंट तो अपनी जगह है, पिछले 1 महीने से वहाँ अजीब तरह से लोगों की मौतें भी होने लगी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो जगह श्रापित हो चुकी है। श्रेया अपना मुंह बनाकर नेहा को ही देख रही थी। वो कंफ्यूज होकर कहती है, पिछले 1 महीने से मतलब ऐसा यहाँ क्या हुआ है? नेहा अपनी बात शुरू करती है, वो नदी शहर के बाहर है। कुछ महीने पहले तक अक्सर लोग वहाँ घूमने और पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाया करते थे, लेकिन 1 महीने पहले वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। अब तो मुझे उस जगह के बारे में सोचकर ही डर लगता है। श्रेया क्यूरियस होकर कहती, ऐसा क्या हुआ था वहाँ? नेहा कहती, वहाँ लोग अक्सर रात को घूमने जाया करते थे, सिवाय पूर्णिमा और अमावस्या की रात को। 1 महीने पहले तक अक्सर कुछ अघोरी उन रातों को उस नदी के पास आकर कोई पूजा करते थे, लेकिन 1 महीने पहले एक सुबह वहाँ कुछ अघोरियों की लाश मिली। ये सुनकर श्रेया हैरानी के साथ कहती, क्या लाश? नेहा हाँ में अपना सर हिलाकर कहती, हाँ लाश। और उस रात के बाद से पता नहीं क्या हुआ है, अब वहाँ लोगों की लाशें मिलने लगी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो जगह अब हॉन्टेड हो चुकी है। शहर के लोगों को पुलिस ने रात को वहाँ से जाने से मना किया है। नेहा की पूरी बात सुनकर श्रेया अपने मन में कहते, लेकिन कल तो वहाँ 2 लोग आए थे, एक जिसका एक्सीडेंट हुआ था और दूसरा वो स्कूटी वाला। ये सोचते हुए श्रेया नेहा से कहती, तो क्या वहाँ कोई नहीं जाता? नेहा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती, कुछ लोग जो इन सब बातों पर नहीं मानते वो लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके साथ जो होता है उसे बताने के लिए वो जिंदा नहीं रहते। नेहा की बात सुनकर श्रेया भी अब घबराने लगती। नेहा उसे देखते हुए कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए रात को वहाँ गलती से भी मत जाना। श्रेया हाँ में अपना सर हिला देती और नेहा वहाँ से चली जाती है। नेहा के जाने के बाद श्रेया थोड़ा घबराते हुए खुद से कहती, क्या अभी अभी इसने जो कहा वो सच है? ओह गॉड, शायद सिस्टर सही कहती है, सारी आत्माएं अच्छी नहीं होती। ये कहकर श्रेया वहाँ से उठकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। रात का वक्त था, श्रेया गहरी नींद में सो रही थी। अभी भी उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी जो कल रात उसके साथ हुई थी। श्रेया उन बातों के बारे में सोचकर घबराने लगती है। उसकी आंखों के सामने वो इंसिडेंट चल रहे थे और उसके कानों में नेहा की कई बातें सुनाई दे रही थी। ये सब सोचते हुए श्रेया बेचैन होने लगती है और उसकी बंद आंखों में भी हलचल शुरू हो जाती है। अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती है। आंखें खोलते ही वो अपने सामने देखकर हैरान रह जाती है। श्रेया आधी रात में उस नदी के किनारे खड़ी थी और उसका चेहरा नदी की तरफ था। श्रेया खुद को वहां पाकर हैरान रह जाती और घबराकर अपने आसपास देखने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे आ सकती है। श्रेया घबराते हुए खुद से कहती, ये कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो मैं अपने रूम में सो रही थी। श्रेया परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और खुद पर शक करते हुए कहती, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? श्रेया यही सोच रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम? ये सुनकर श्रेया की धड़कन थम सी जाती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके। उसे अपने पीछे से फिर से वही आवाज सुनाई देती है, कौन हो तुम? लेकिन इस बार ये आवाज श्रेया के ठीक पीछे से आ रही थी। श्रेया को अपनी गर्दन पर किसी के बिल्कुल करीब होने का एहसास हो रहा था। श्रेया नदी के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। डर से उसके हाथ पैर कांप रहे थे।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी श्रेया एक गहरी सांस लेती है और हिम्मत करके पीछे मुड़ जाती है। पीछे मुड़ते ही उसको अपने नाक के ठीक सामने एक काली सी भयानक चीज दिखाई देती है और वो फौरन श्रेया की तरफ बढ़ जाती है। श्रेया खुद को संभाल नहीं पाती है और चीखते हुए नीचे नदी में गिरने लगती है। नदी में गिरते हुए श्रेया की आंखें डर से बंद हो जाती हैं और उसका हाथ आगे हवा में रह जाता है। इससे पहले श्रेया नदी में गिर पाती, कोई आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है, उसे जोर से पकड़ लेता है। श्रेया उसका चेहरा तो नहीं देख पाती और अगले ही पल वो उसकी बाहों में आ जाती। श्रेया की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन उसे अपना सर घूमता हुआ सा महसूस हो रहा था। कुछ ही सेकेंड बाद जिसने श्रेया को पकड़ा था वो उससे अलग हो जाता है। श्रेया फौरन अपनी आंखें खोलती है, लेकिन अब उसके आसपास कोई भी नहीं होता। श्रेया हैरानी से अपने आसपास देखती है। वो अब नदी से काफी दूर आ चुकी थी। जो अभी अभी उसके साथ हुआ था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। श्रेया इसी तरह वहां कंफ्यूज खड़ी थी। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है। अपना हाथ देखकर वो चौंक जाती है। उसके हाथ में एक गोल्ड चेन था। श्रेया उस चेन को देखते हुए कहती, इसका मतलब ये मेरा वहम नहीं है, सच में किसी ने मुझे बचाया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी कोई भी मुझे उस नदी से इतनी दूर कैसे लेकर आ सकता है, और इस वक्त मैं वहां कैसे पहुंच गई? श्रेया यही सब सोच रही थी। तभी उसकी नजर फिर से अपने आसपास जाती है। वो देखती है कि अभी भी वो अंधेरे सुनसान रास्ते पर अकेले खड़ी है। ये देखकर वो फिर से डर जाती है और अपनी पूरी स्पीड से भागते हुए हॉस्टल की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही श्रेया वहां से भागती है, वहां पेड़ के पीछे से एक आदमी बाहर निकलता है। उस आदमी ने ब्लैक हुडी पहना हुआ था और उसका चेहरा उस हुडी से ढका हुआ था। श्रेया को वहां से भागते देखकर वो आदमी कहता है, आखिर कौन हो तुम और वो तुमसे क्या चाहता है? हेलो गाइज, कहानी का अगला भाग आने में थोड़ा समय लग गया। दरअसल नवरात्रे चल रहे थे और मैं उसी में व्यस्त हो गई, लेकिन अब से ये कहानी लगातार जारी रहेगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि मेरी कहानी को आप कहां से एंजॉय कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।